में उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत यथोचित अभिवादन, स्नेही अभिवादन। और अब समय ना वेस्ट करते हुए मैं कविता पर रिंकू जी की काव्य संग्रह पर कुछ बातें कहना चाहूँगी। तो जब रिंकू जी की ये पुस्तक हमारे हाथ में आई तो मैंने सबसे पहले उनके लिखे 2 शब्द पढ़े, संग्रह में जो उनके लिखे 2 शब्द पढ़े और उसके बाद पन्ना पलटा और समर्पण पढ़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं ये रिंकू जी की प्रथम पुस्तक है, तो हम ना उनसे परिचित थे ना उनकी कलम से परिचित थे। लेकिन जब मैंने उनकी लिखी 2 बात पढ़ी और उनका समर्पण पढ़ा तो मुझे लगा मुझे इस संग्रह की सबसे खूबसूरत कविता मिलती। जी हाँ, जिसके विषय में अभी तक रिंकू जी ने इतनी बातें करी और बताया, तो उनकी मित्रता जो है मुझे लगा कि वो इस संग्रह की सबसे खूबसूरत कविता है। ऐसा है ना कि जब हम लोग पढ़ते थे, कभी हम लोगों ने पढ़ाई है, जानते हैं हम सब कि वो गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी के समय की बात पढ़ते हैं कि उनकी जो प्रेम पचीसी थी, 25 ब्रज भाषा में लिखे हुए उनके छंद थे, उनके किसी मित्र ने छपवाए। उनका गप्पाष्टक जो है जिसमें कि उनकी कुछ हास्य व्यंग्य की 8 कविताएं थी, वो उनके किसी मित्र ने छपवाए। तो आश्चर्य नहीं होता था, इसलिए नहीं होता था कि उस समय ऐसा था जब आदमी आदमी के लिए जीता था, जब आदमी के लिए जीता था, देश के लिए जीता था, राष्ट्र के लिए मरता था। लेकिन आज के समय में, आज के ऐसे समय में जहां हम चौखट से चौखट या देहरी से देहरी के 36 के आंकड़े की बात क्या कहें, वो हमारे अपार्टमेंट्स में, हमारे घरों में 2 कमरों के बीच की दीवारें जो है ना, वो 4 इंच से 9 इंची, 9 इंची से 16 इंची होती जा रही है। हम लोग आपस में एक ही घर के 5 सदस्य कितनी बार एक साथ भी बैठ के बात कर पाते हैं। वो घर के अंदर ही व्हाट्सएप चैट चलती है और उसमें भी गुड मॉर्निंग नहीं लिखा जाता है, जीएम लिखा जाता है। तो संवादहीनता की और संपर्क ना होने की ऐसी स्थिति में मित्रता की ऐसी मिसाल साधुवाद है आपको। चाहते हैं कि नेक के ऐसे बंधन जो है ना पनपे, बहुत पनपे। उम्र दराज हो आप लोगों की दोस्ती की, जिससे हमको, हमारे समाज को रचनात्मकता और सृजन की ऐसी उपलब्धियां हमारे बीच में आती हैं। तो इस मित्रता की बात करते हैं, मित्रता वाली कविता के बाद हम बात करते हैं, क्योंकि कविता में तो भाव है और मित्रता से बेहतर भाव हमें और कोई किसी संबंध में मिलता ही नहीं है। हर संबंध का आधार मित्रता होना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी वो संबंध बहुत मधुर बनता है। वो चाहे पिता पुत्री के बीच में हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे बेटे माँ के बीच में हो, अगर मित्रता आधार है किसी संबंध का, तो उस संबंध का में गहराई भी होती है और उसकी उम्र भी दराज होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिंकू जी के कविता संग्रह की कुछ कविताओं के विषय में बात करते हैं। तो इस संग्रह में एक स्थान पर कवयित्री ने कहा है कि कविता लिखना एक बहाना है। कविता लिखना एक बहाना है, हाँ, हमें तो खुद को पाना है। ये जो अभिव्यक्ति है ना, खुद से पहचान करने की, खुद को जानने की एक जो ईमानदार कोशिश, मुझे लगता है ये रिंकू जी का सबसे पावन संकल्प है अपनी रचनात्मकता के प्रति। क्योंकि देखिए, अभिव्यक्ति के उद्देश्य तो बहुत होते हैं। कभी जो समसामयिक समस्याएं हैं उनको सामने लाना होता है, हमारी सामाजिक कुरीतियों के विषय में बात करना होता है, हम निराशा के परिवेश में रह रहे हैं, तो हमें हौसला अफजाई हमारी अभिव्यक्तियों का उद्देश्य होता है। लेकिन मेरा मानना है कि हम इसमें से किसी भी उद्देश्य के प्रति पूरी ईमानदारी से नहीं बरत सकते। पूरी ईमानदारी अगर हम खुद अपने आप को नहीं पहचानते हैं, यानी जो अभिव्यक्त कर रहे हैं वो और हम भीतर जो है उसमें जब दूरी होती है तो हम अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाते हैं।
तो मुझे लगता है कि कवियत्री की सहजता और सहजता से अधिक उसका ये स्वीकार करना कि ये जो उद्देश्य है कविता लिखने का वो खुद अपने आप को पहचानने की एक प्रक्रिया है, ये बहुत ही ईमानदार कोशिश है। और यही ईमानदार कोशिश जो है वो उनकी रचनात्मकता के प्रति हमारे विश्वास को और पुख्ता करती है। और इसे एक जगह नहीं, इसमें और भी उन्होंने एक और कविता है, इस संग्रह में एक कविता है जिसमें कि वैसे तो शीर्षक ही है उनके संग्रह का कि कलम के आईने में, तो वो आईना जो है वो उन्होंने स्वयं को भी दिखलाया है। और बहुत सारे विषय हैं संग्रह में जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी, उन विषयों को भी, हमारे समाज को और हमारी भावनाओं को, सबको इसमें अंकित किया है। तो इस कविता संग्रह में एक कविता है आईना बोल, जिसमें आईना कह रहा है, गौर कर कभी तो स्वमुख तक मुझमें दो चार बातें कर, कभी तो स्वयं से कुछ स्व-विकास कर, जरा आत्मविश्वास कर। सच है चलते हुए जीवन की यात्रा करते हुए कुछ क्षण रुक कर और अपने विषय में अपने को समझना, अपने साथ कुछ समय व्यतीत करना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, अपने भले के लिए भी और हमारे आसपास जो लोग हैं उनके लिए। कितने कम शब्दों में कितनी ईमानदारी से ऐसे भीतर से उठाते हुए अपने से साक्षात्कार करने के इस भावना को, इस विचार को व्यक्त किया है कवियत्री। और ये सहजता तो इस कविता, इस संग्रह की हर कविता में आपको मिलेगी, और ये सहजता ही इनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे देखा जाए तो सहज नहीं होता, सहजता से किसी भी भाव को अभिव्यक्त करना वो बहुत कठिन होता है। हम सहज स्वयं नहीं हो पाते हैं तो बात को सहजता से कहाँ से व्यक्त करेंगे। लेकिन इस कठिन कार्य को रिंकू जी ने अपने इस संग्रह में बहुत आसानी से कर दिखाया है। और मेरा उनसे अनुरोध है अपनी ये सहजता और ईमानदारी बरकरार रखिए। रचनात्मकता की यात्रा चाहे इतनी मजबूत है रिंकू जी, लेकिन अपनी ये सहजता और ईमानदारी अपने शब्दों के प्रति, अपने भावों के प्रति हमेशा रखिए। ये मेरा अनुरोध है। और अब बात करते हैं कुछ और विषय। अब स्त्री का कविता संग्रह है, तो जैसा कि अपेक्षित है स्त्रियों की स्थिति, उनकी मना स्थितियों पर आधारित कविताएं हैं और होनी भी चाहिए। होनी इसलिए भी चाहिए कि अपनी पटी पिवाई की जो पीर होती है ना, वो तो बहुत स्वाभाविकता से बहन करती है। तो इसलिए इस संग्रह में आपको स्त्री संदर्भों में लिखी हुई, स्त्री संदर्भों पर लिखी हुई बहुत सी कविताएं मिलेंगी, लेकिन हर कविता का रंग कुछ अलग है, एक जैसी बात नहीं है सब में। और यही स्वाभाविकता है, क्योंकि हमारे भीतर भाव और विचार हर समय एक जैसे नहीं रहते। किसी एक विषय को लेकर आज गुस्सा है, कल खुश है, तो उसी विषय को लेकर हमेशा हमारे भाव और विचार अलग अलग हो सकते हैं। अब एक कविता में कवियत्री प्रश्न उठाती है, जो कि शायद उठता है, सबके मन में उठता है। प्रश्न उठाती है, क्यों रुक जाऊं, क्यों रुक जाऊं, क्या इसलिए कि मैं स्त्री हूँ, क्यों रुक जाऊं इसलिए कि मैं स्त्री हूँ। तो और इसके बाद कविता और लंबी है जिसमें कवियत्री के प्रश्न और निकलते हैं। ये एक तेवर है स्त्री संदर्भ की कविताओं का। इसके अतिरिक्त पौराणिक संदर्भों का हवाला देते हुए स्त्री द्वारा भोगी गई विडंबनाओं का, कष्टों का, उनकी ओर भी ध्यान खींचा है। कैसे मौन रहकर सारी पीड़ा सही जाती है। एक कविता है इसमें कि हरिश्चंद्र तारामती का उल्लेख है। स्पष्टतः उल्लेख नहीं है, किंतु हम सबको समझ में आता है कि बात उन्हीं की करी जा रही है। उस कविता में आगे सीता है, द्रौपदी है, अहिल्या है, जो हमारे पौराणिक संदर्भ में स्त्री संदर्भ के सारे दृष्टांत हैं, वो उस कविता में है। उसमें कहती है, पहली प्रथम पंक्तियां हैं उस कविता की, हे प्रिय तुम सत्यवादी। उनको सत्यवादी बन गए और जाने भी जा रहे हो, खासकर क्या किए जा रहे हो। हे प्रिय तुम सत्यवादी बने, मोल बिकी मैं रही मौन।
और इन पौराणिक संदर्भों में हमने बहुत बार देखा है कि जिसने सहन किया है, जिसने सहन किया इसलिए कि कोई सामने वाला जो है वो आदर्श एक प्रस्तुत कर पाए, उसका जिक्र जरा कम ही हुआ है। और यही बात जो है इस कविता में कही गई। और अंत है इस कविता का कि मेरी व्यथा सुने, मेरी व्यथा सुने अब कौन। लेकिन ये वाली बात तो, व्यथा वाली बात पूरी ईमानदारी से कहने के बाद भी ये दूसरी कविता में ऐसा नहीं है कि वो एक पक्ष की बात करती है। स्त्री संदर्भ की एक कविता है जिसमें उन्होंने ये कहा है, आज हमारी जो स्थिति है कहीं ऐसा नहीं कि इसके लिए हम ही दोषी हैं। अब वो कैसे, हम कैसे दोषी हैं? कविता की शुरुआत है, सारा सुकून छीन दिया सब सीखने की चाह में, सारा सुकून छीन दिया सब सीखने की चाह में। और इस कविता में स्त्री का वर्णन है इस तरह से कि वो किन किन क्षेत्रों में स्त्री की उपस्थिति है। खुरपी, हसिया, चौका, बर्तन, कैंची, धागे, पेन, ब्रश, फिर आता है मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी का स्टीयरिंग। यानी कि कवयित्री के मन में ये सवाल उठा कि कहीं सब तक पहुंचने की चाह ने ही तो हमारा सुकून नहीं छीना है। इसमें कविता में एक पंक्ति और है कि नारी भी बने रहना है और नारायणी भी होना है। यानी अष्टभुजाओं में सब कुछ संभालना है और स्त्री बने रहना है। आसान नहीं है, आसान नहीं है, सचमुच आसान नहीं है। लेकिन उसके लिए किसी औरों को दोष देने के स्थान पर वो ये सोचना चाहती है। और यही ईमानदारी मुझे सबसे भाई इस कविता में कि कहीं अपनी पहुंच बढ़ाने की लड़ाई जो है वो हमारी नहीं पड़ रही है, ये भी सोचा गया है। और यही ईमानदारी जो है, यही ईमानदारी उनकी अभिव्यक्ति के प्रति बहुत विश्वास है। लेकिन अब इसी ऊहापोह में फंसी नहीं रह गई है। ये तो सोचा कि शायद ये पाना, ये सब पाने की इच्छा में ही जो है कहीं हमने अपने लिए बोझ तो नहीं बढ़ा लिया। लेकिन उसके बाद फिर कहती है, पूछती है, प्रश्न भी पूछती है, समाधान भी खुद देती है। पूछती है, फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना क्या है केवल मेरे हिस्से, फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना क्या है केवल मेरे हिस्से, वजूद के लिए अग्नि परीक्षा जाने हैं ऐसे कितने किस्से। और लेकिन अंत आते आते कविता का तेवर कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर भी लहरों से लड़ना है परचम खुद का लहराना है, फिर भी लहरों से लड़ना है परचम खुद का लहराना है, फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना है, पलक पर पांव जमाना है। तो यात्रा जो है वो धरती से पलक तक जाए, ये भी हमारी प्रार्थनाओं में शामिल है। तो ये हथेली पर दिया लेके चलने वाला सफर है कि हमको उजाला, हम खुद को प्रकाशित, खुद को आलोकित कर रहे हैं अपने ही स्वयं प्रकाश में, और वो आवश्यक है। इसके अतिरिक्त स्त्री संदर्भों से इतर इस संग्रह में बड़ी भोली भाली सी कविताएं हैं, बच्चों की बचपन की यादों वाली कविताएं। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये कविताएं बहुत पसंद हैं। पसंद आने के दो कारण हैं। पहला तो शायद इसलिए कि एक समय जीवन में आता है जब हमें पढ़ने पलटने की इच्छा हमारी बड़ी बनती हो जाती है, हम पीछे मुड़ना चाहते हैं। और दूसरा ये कि जैसा हमारे चारों ओर जैसा विशालापन है, जैसी उदासीनता का घेरा है, कि वो बचपन के जो कैलिडोस्कोपिक दिन है ना, वो हमारे जीवन में रंगीनी भरने का प्रयास करते हैं और वो हमको ले जाते हैं उन दिनों में। कुछ पलों के लिए तो मन बेहद खुश हो जाता है। इसी तरह की इसी उसमें कविता है ढिबरी। कितना सुंदर शब्द चित्र है इस कविता में। इस ढिबरी में कहा है कवयित्री ने, ये बैठते लेकर बसता संध्या बेला जला दिया, ये बैठते लेकर बसता संध्या बेला जला दिया, ढिबरी की रोशनी में सपनों की कश्तियां, ढिबरी की रोशनी में सपनों की कश्तियां। तो जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी जिनका संपर्क गांव से है ना, तो वो कच्चे आंगन की बकरी, दासा और उसमें आले में रखी हुई ढिबरी, और फिर सांझ के धुंधलके और रात के थोड़े थोड़े से अंधियारे में रोशनी,
और अंधेरे और उजाले का रचता हुआ तिलस, सपने तो कभी उसी उजाले में देखे जा सकते हैं, क्योंकि सपने जो है ना वो हमारी, कुछ भी सोच कर देखिए जरा एक बार की, झकाझक एसी रूम में बैठकर और एलईडी की फोकस लाइट में सपने नहीं आते हैं। सपने आते ही नहीं है। सपने तो कभी आते हैं जब थोड़ी अंधेरे उजाले वाली दुनिया होती है, जब हम माटी से जुड़े होते हैं, जब भीतर कुछ हमारे होता है, तभी सपने आते हैं। और ऐसी ही एक कविता है जिसका और थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे, मेरी गौरैया। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने वो गौरैया वाला खेल, वो आता था बेचने वाला, वो गौरैया वाली बात करी है कि नहीं करी है। चिड़ियों के पंख रंग के उड़ा दिया जाता था। कोशिश करिए, तब तो बकरी में चिड़िया बहुत आती थी, गौरैया, और पकड़ भी नहीं जाती थी आसानी से हाथों में, और फिर उनके पंख रंग के उड़ा दिया जाता था, और फिर उड़ती चिड़ियों में पहचाना जाता था कि मेरी वाली गौरैया कौन सी है। ये कविता केवल पंख रंगी गौरैया या बचपन के खेल की बात नहीं करती है। ये कविता हमारा ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करती है कि ये मेरा तेरा, ये ओन करने वाली जो भावना है ना, ये क्या कहीं बचपन से ही हमारे भीतर होती है, स्वाभाविक होती है क्या? ये आदमी के मन में ये चीज स्वाभाविक होती है कि हम किसी भी चीज पे ठप्पा लगाएंगे और ये मेरी है, ऐसा कहना क्या स्वाभाविक स्थिति है हमारी? तो ये केवल गौरैया के बचपन वाले खेल वाली बात नहीं है। और एक ऐसी ही है, ऐसा ही कुछ है, लाल मुनी चिड़ै। लाल मुनी चिड़ै खिलौने वाली चिड़ै होती थी, जिसे खिलौना बेचने वाला आता था, लेकिन धागा बंधा होता था ना, तो वो चिड़िया उड़ती थी, चिड़ै उड़ती थी, लेकिन एक दायरे में। और इसको ले जाके इतने सुंदर बिंब से इसको ले जाके स्त्री संदर्भ से जोड़ा है टोपी ने, और कहा है, हाँ मैं वो लाल मुनी चिड़ैया थी, थक माटी, उड़ने की स्वतंत्रता तो मिल रही है, लेकिन सीमाएं, दायरे तो बने। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि रिंकू जी की कविताओं में सहजता है, ईमानदारी है, प्रतीक और बिंब भी है। लेकिन क्या है ना, प्रतीक और बिंब एक जड़ों वाली कविता है जो बहुत अच्छी है इस संग्रह में, जिसमें उन्होंने एक जो पौधा एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर धान की तरह जब रोपा जाता है, तो उसको स्त्री से जोड़ा है कि कैसे एक घर से दूसरे घर जाने वाली स्त्री की यात्रा से जोड़ा है। प्रतीक और बिंब इनकी कविताओं में पर्याप्त है, लेकिन क्या है ना, इतनी सहजता से बिंबों का प्रतीक किया गया है कि उनकी रेलम भेल में हमारा दम नहीं मिलता है, बल्कि जो संप्रेषण है ना, वो बिना किसी बाधा के कवियत्री की कलम से निकलकर सीधे हमारे मन तक आता है। और भी बहुत विषय हैं इस संग्रह में। मित्रता तो है ही है, मित्र पर बहुत सी कविताएं हैं जो कि होनी भी चाहिए। ईश्वर है, भजन है, कविताएं हैं, और प्रेम के शाश्वत विषय है कविताओं का। प्रेम पर भी इस संग्रह में कविताएं हैं। लेकिन प्रेम है ना, प्रेम आध्यात्म के स्तर तक पहुंचा हुआ प्रेम है इस संग्रह की कविताओं में। एक कविता है इश्क का गीत। कविता का शीर्षक है इश्क का गीत। मैं देखूं खुद को शीशे में तेरा दीदार हो जाए। खुद को देखें, अब ये तेरा वो भी हो सकता है, तेरा भी हो सकता है। तो ये जो एक हो जाने के लिए बिंब क्रिएट किया है इन्होंने अपनी इस कविता में। और प्रेम के विषय में ही इस संग्रह में एक बात कही गई है, नजदीकियों के मुहताज नहीं है दूर के रिश्ते। ये जो है, हम पास ही बैठे हो, रिश्ता तभी हो, ये आवश्यक नहीं है। बहुत गहन रिश्ते होते हैं, बहुत प्रगाढ़ रिश्ते होते हैं, और उनमें माइलेज या कोई पानी नहीं। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, और ऐसे समसामयिक विषयों को लेकर के कुछ कविताएं हैं। नादान परिंदे हैं, जिनमें कि लिखा है कि आज की पीढ़ी का मित्र है कि वो स्थिर कर देते हैं उन शामिलों को घरानों के निकाय। आज की पीढ़ी घर छोड़कर चली जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, और वापस अपनी जड़ों
कविताओं में स्पष्टता थी, ऐसी आज के संदर्भों वाली कविताएं भी हैं। तो कुल जमा मेरा कहना यही है। अच्छा, मुक्तक भी है, इसके भाग 2 में मुक्तक भी है। अब हम अधिक देर तक बात नहीं करके अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, लेकिन हाँ, ये कहते हैं कि इस एक सहजता इस संग्रह की कविताओं का सबसे बड़ा गुण है, और अभिव्यक्ति की ईमानदारी कवियत्री का बहुत बड़ा गुण है। और हम इसके अपनी वाणी को विराम देते हुए रिंकू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इस बात की कि उनकी रचनात्मकता की ये यात्रा चली सकती रहे, सृजन करती रहे, रचनाएं करती रहे वो इस प्रकार। और बस आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नमिता सज्जन सुंदर जी। देखिए, सच है कि किताब पे बोलना है कि नहीं, समग्रता के साथ अध्ययन होना चाहिए और ऐसे ही बोलना चाहिए। एक बार आप लोग कर्तव्य ध्वनि दीजिए और इसके बाद मैं बुला रहा हूँ